हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम पढ़ रहे हैं SSC MTS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं MTS के, उनके बारे में इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं और काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होने वाली। और ये जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं ये आने वाले हैं, तो इनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। और उसके अलावा हम इन एग्ज़ाम से रिलेटेड अलग से भी कई सारे क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं। पहले हम MTS की इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं, कई सारे 10 to 12 लेक्चर्स इस सीरीज़ के कंप्लीट कर लेते हैं, MTS के कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अन्य एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के सबसे पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आप सभी को पता है हम जो पहला क्वेश्चन लाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और कई सारी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी हम आपको बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो अभी हमने देखा ओलंपिक्स भी हमारे इस साल कंप्लीट कराए गए 2020 वाले, जो जापान के टोक्यो में हुए अगस्त के मंथ में। आपने देखा कई सारे जो यानी ओलंपिक गेम्स भी हुए, उसके बाद पैरालंपिक गेम्स भी हुए, कई सारे रिकॉर्ड बने और कई सारे रिकॉर्ड यहाँ पर टूटे भी। तो इन सभी रिकॉर्ड्स की अगर हम ऑल ओवर ओलंपिक के इतिहास की बात करें तो कौन सा खिलाड़ी है, किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, बात सर्वाधिक स्वर्ण पदक की हो, सर्वाधिक मेडल की हो या एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक की हो, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है माइकल फेल्प्स का। माइकल फेल्प्स जो कि USA के हैं और ये हैं एक तैराक, यानी स्विमिंग से रिलेटेड है माइकल फेल्प्स। और यही ओलंपिक के इतिहास में ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक पदक भी जीते हैं और सर्वाधिक स्वर्ण पदक भी जीते हैं। यानी इन्होंने अपने पूरे ओलंपिक के इतिहास में टोटल 28 पदक जीते हैं, 28 पदक जीते हैं, जिनमें 23 स्वर्ण पदक हैं, 23 स्वर्ण पदक हैं। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर एक ओलंपिक में, तो 2008 वाले ओलंपिक्स में इन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि एक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या सबसे ज़्यादा मेडल का एक अपने आप में रिकॉर्ड है। 8 स्वर्ण पदक, यानी जिस प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था उस ओलंपिक के अंतर्गत सभी में इन्होंने जीत हासिल की थी, सभी में इन्होंने स्वर्ण पदक ही जीता था। तो ये कभी भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक या सर्वाधिक पदक के बारे में, तो वहाँ पर एक ही नाम आएगा, माइकल फेल्प्स का। उसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जिनमें है लारिसा लैटिनिना। लारिसा लैटिनिना, तो अगर कभी भी वहाँ पर महिला शब्द लगा हो ओलंपिक के इतिहास में किस महिला ने सर्वाधिक पदक जीते, तो इनमें बात आती है लारिसा लैटिनिना की, यानी सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली ये महिला हैं। 18 मेडल्स इनके नाम हैं, यानी 18 पदक ये जीत चुकी हैं और इसके साथ ही ये इतिहास की सबसे ओलंपिक इतिहास की सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला है। उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्कर स्वान की, तो ऑस्कर स्वान है सबसे ज़्यादा उम्र में पदक जीतने वाले व्यक्ति, सबसे ज़्यादा उम्र में, यानी 72 साल की उम्र में इन्होंने पदक जीता था ऑस्कर स्वान ने। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। और बात करें अगर हम सबसे कम उम्र की पदक विजेता, तो वो अभी इसी साल टोक्यो ओलंपिक में वो रिकॉर्ड हमको देखने को मिला है, मोमिजी निशिया। मोमोजी निशिया जो कि स्केटिंग बोर्ड से रिलेटेड हैं और 13 साल की उम्र में ही इन्होंने पदक जीता है। तो ये बन जाती हैं सबसे कम उम्र की पदक विजेता ओलंपिक के इतिहास में। उसके अलावा सबसे ज़्यादा उम्र में ऑस्कर स्वान, सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले व्यक्ति माइकल फेल्प्स, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले व्यक्ति माइकल फेल्प्स। तो ये सभी ओलंपिक से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं। और वैसे भी ओलंपिक से रिलेटेड लगभग 3 वीडियोज़ आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स की जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगी तो ओलंपिक से रिलेटेड क्या होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक में क्या डिफरेंस होता है, इनके बारे में भी अलग से वीडियो है। उसके अलावा जो भी रिकॉर्ड हैं, इस बार के रिकॉर्ड रहे, भारत का क्या इतिहास रहा ओलंपिक में, सभी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? देखिए, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, कई सारी समितियां इसके अंतर्गत बनाई गई थी और अलग अलग समिति का अध्यक्ष अलग अलग लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया गया था।
तो आपको बताना इन 4 ऑप्शंस में संविधान सभा का हिस्सा कौन नहीं था। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इस संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए कई सारे, बट संविधान सभा का हिस्सा महात्मा गांधी नहीं थे। क्योंकि आप सभी देखते हैं 1948 में ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है और संविधान सभा का जो फिर गठन है बाद में कई सारी समितियां बनती हैं, जिनमें जैसे प्रारूप समिति है जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इनको ही संविधान का पिता भी कहा जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति एक बनी थी, उसका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और जवाहरलाल नेहरू को संघ शक्ति के नाम से समिति बनी थी, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई। यानी मराठा साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी जब शिवाजी पर पेशवाओं की विजय हो गई, पेशवाओं की जीत हो गई, तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी है वो बन गई आपकी पूना। पूना राजधानी हुआ करती थी जब शिवाजी पर पेशवाओं की विजय हो गई उसके बाद मराठा साम्राज्य की। और अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड, या हम इसे बॉटनी से भी मान सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरीमुखी गति में मदद करती है। यानी कौन सी प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। तो जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, इसी क्रिया से जड़ों से जो पत्तियों तक पानी है, जो खनिज हैं, ये सभी अवशोषण है, ये यहाँ पर ऊपरीमुखी गति में मदद भी करते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और बात करें अगर हम पहुँचाने की, जो जल का परिवहन है किसके द्वारा किया जाता है, तो जाइलम फ्लोएम नाम के ऊतक होते हैं। तो जाइलम ऊतक के द्वारा जल का संवहन पेड़ पौधों में किया जाता है। तो ये भी बात आपको इसके साथ ही याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार, आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम इसे पढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनरल डायर। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, ये है अमृतसर में। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर एक भीड़ इकट्ठा होती है, क्योंकि जो सैफुद्दीन किचलू थे उनको नज़रबंद कर लिया जाता है। तो इसीलिए जो जनता है वो यहाँ पर इकट्ठा होती है, प्रोटेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल डायर है, इसके द्वारा नियति भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है और बड़े पैमाने पर यहाँ पर नरसंहार हमको देखने को मिलता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी था उसका नाम था जनरल डायर। उसके अलावा अन्य जो ऑप्शन है जनरल इरविन, तो लॉर्ड इरविन आप देखते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ था बाद में। और उसके अलावा जो जनरल क्लाइव हैं, या जिसे लॉर्ड क्लाइव भी कहा जाता है, ये बना था बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। उसके अलावा जनरल सैंडर्स के बारे में भी आप जानते होंगे। लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो एक बड़ी भूमिका थी वो थी जनरल सैंडर्स की। और इसीलिए जो अन्य क्रांतिकारी थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, वो हत्या की योजना बनाते हैं जनरल सैंडर्स की। और 1 महीने के बाद वो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला भी यहाँ पर ले लेते हैं और जनरल सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसीलिए इसी जुर्म में जो युवा क्रांतिकारी थे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। ब्रिटिशर्स के द्वारा राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को इस हत्या के लिए फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो ये जनरल सैंडर्स वहाँ से रिलेटेड हैं, आप इनके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, मानवपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस यौगिक का निर्माण होता है। तो देखिए, जब हमारी मानवपेशियां हैं उनमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन होता है। यानी जो ग्लूकोज हमारे शरीर में जमा होता है उसका विखंडन होता है और उसके विखंडन से फिर एक यौगिक का निर्माण होता है और वो यौगिक है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का यहाँ पर निर्माण होता है। और लैक्टिक अम्ल, एक क्वेश्चन और आता है, लैक्टिक किस अम्ल के जमा होने से जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत होती है।
यानी जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है तो कौन सा अम्ल हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो उसका भी सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। यानी लैक्टिक अम्ल के ही जमा होने से जोड़ों में दर्द जैसी जो शिकायत है वो हमको देखने को मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से इस अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। तो देखिए 4 बुक आपको दी गई हैं, भले ही आप एक बुक के बारे में ना जानते हो, बट अन्य जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं उन बुक्स के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। तो इनमें जो हम ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेंगे। देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई बुक है। भारत की खोज के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है ये JL नेहरू की बुक है। उसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, विंग्स ऑफ फायर। उसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये सभी आप जानते हैं महात्मा गांधी की बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अब 3 ये जो अलग अलग राइटर्स की बुक होंगी, तो एक ही बुक हमारी बचती है गुलामगिरी, और यही जो बुक है ये लिखी गई है ज्योतिबा फूले के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी से रिलेटेड हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यानी किस नदी पर ये जो जलप्रपात है वाटरफॉल्स है वो बना हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी पर यह जो हुंडरू जलप्रपात है ये यहाँ पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासियों के द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है। तो देखिए कभी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस पर्व पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो खासी आदिवासी हैं, खासी आदिवासी जो आपको मिलेंगे ये मेघालय वाले रीजन में, गारो खासी जो एक ट्राइब्स भी हैं वो भी पाई जाती हैं इस मेघालय वाले एरिया में। उसके अलावा नागालैंड और असम में भी कुछ जो ट्राइब्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इसका जो सही आंसर है ये होगा वंगाला। वंगाला पर्व के बारे में हमने पढ़ा भी है जब हमने आर्ट एंड कल्चर के जब हमने सीरीज को स्टार्ट किया था। वहाँ पर आपको जो भी लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उसके साथ ही साथ जो फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया था। तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था वंगाला पर्व के बारे में, और इसे एक और नाम से जाना जाता है 100 ड्रमों का पर्व, जो कि इन आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। 100 ड्रमों का पर्व भी इसे कहा जाता है वंगाला पर्व पर। और इसी पर्व के अवसर पर जो नोंगक्रेम एक नृत्य है वो इसी पर्व पर किया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम चेराओं नृत्य की, तो ये नृत्य है आपका मिजोरम का, यानी मिजोरम का डांस फॉर्म है चेराओं। और बिहू आप सभी जानते हैं ये है असम का डांस फॉर्म बिहू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है। यानी जो मानव पाचन तंत्र है आप सभी जानते हैं, यानी हमारे जो भोजन होता है उसका पाचन हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। माउथ से ही पाचन शुरू होते हुए फिर लास्ट तक बड़ी आंत तक पूरा जो पाचन है वो कंप्लीट होता है। और कई सारे बीच में अंग होते हैं, अग्न्याशय है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अलावा ग्रसिका है। तो ये सभी एक पाचन तंत्र के ही, चारों ऑप्शन में पाचन तंत्र के ही हिस्से दिए गए हैं। बट आपको बताना है इसमें जो सबसे लंबा हिस्सा है मनुष्य शरीर में पाचन तंत्र का वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत। अब आप देखेंगे कि छोटी आंत भी है, यहाँ पर बड़ी आंत भी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों दी हुई हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई छोटी आंत की लंबाई से कम होती है। यानी नाम तो उसका बड़ी आंत है लेकिन उसकी जो लंबाई है वो छोटी आंत से कम होती है। तो यहाँ पर जो सबसे लंबा हिस्सा होगा पाचन तंत्र का वो है छोटी आंत, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है 3 to 5 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, जिसमें भोजन का पाचन होता है। और बड़ी आंत की जो लंबाई है वो इससे कम ही होती है। और अग्न्याशय ग्रसिका तो यहाँ पर कोई लंबाई का सेंस बनता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं, स्टॉक मार्केट देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, उसके विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। यानी किस एजेंसी के द्वारा इसका विनियमन किया जाता है स्टॉक मार्केट का। तो इसका सही आंसर होगा सेबी। सेबी एक केंद्रीय एजेंसी है जिसके द्वारा स्टॉक मार्केट का विनियमन किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा जाता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। उसके अलावा बात करें अगर हम नाबार्ड की, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड, आप इसके बारे में आपने देखा होगा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये एक केंद्रीय एजेंसी है। नाबार्ड यानी जो कृषि संबंधित लोन देना है, कृषि संबंधित अन्य जो वर्क हैं या ग्रामीण विकास से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, सभी के लिए ये जो केंद्रीय एजेंसी है। एक बैंक भी है नाबार्ड, उसके द्वारा ये सभी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो इसका मेन पर्पस नाबार्ड इसीलिए मेन बनाया गया था जिससे जो कृषि क्षेत्र हैं उसके उत्कर्ष के लिए, साथ ही साथ और भी जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इस बैंक के द्वारा मैनेज की जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पत्थर। विश्व का सबसे ऊंचा पत्थर, सॉरी यहाँ पर पत्थर नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया थोड़ा सा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपको बताना, ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया। तो 4 आपको पठार यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस में, तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। जैसे इसका सही आंसर होगा तिब्बती पठार। और क्यों? क्योंकि आप चारों ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं, आपको पता नहीं है कौन सा सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, फिर भी आप बता सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे मेघालय पठार ये पड़ता है आपका नॉर्थ ईस्ट में। उसके अलावा छोटा नागपुर का पठार ये आपको मिलेगा झारखंड वाले एरिया में, तो ये तो ऊंचाई पर हो नहीं सकता। उसके अलावा दक्कन पठार ये प्रायद्वीपीय भारत में स्थित प्लेट्यू है, पठार है, तो ये भी ऊंचाई पर नहीं होगा। झारखंड भी हमारा ऊंचाई पर नहीं है। मेघालय पठार नॉर्थ ईस्ट में पड़ गया। जो तिब्बत है, तिब्बत नेपाल के ऊपर लेह लद्दाख के आसपास वाले एरिया में तिब्बत फैला हुआ है, तो यही जाहिर तौर पर यही सबसे ऊंचा पठार होगा और इसे ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, तिब्बत के पठार को। तो ये हमारे आज के 12 क्वेश्चन थे, ऑल ओवर 12 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होते हैं और आप इसी तरीके से इस सीरीज से जुड़े रहिए। हम डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उनके ऑप्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और जैसे ही हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है, यानी 10 to 12 लेक्चर्स जब हम MTS एग्ज़ाम्स के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो अदर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन की जो सीरीज है वो लेकर आएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम इसी तरीके से अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो लाते रहेंगे और आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को इम्प्रूव इन्हेंस करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।